हाय एवरीवन। तो आज जो है कवर करने वाले हैं कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे को। देखो, जो इकोनॉमिक सर्वे है पूरा डिवाइड किए गए हैं 17 इसमें चैप्टर हैं। और देखो 17 चैप्टर और प्लस ये 700 प्लस यहाँ पे जो है पूरा पेजेस दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा एग्जाम रिलेवेंट है सीएपीएफ के लिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको ही बस यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को कवर करेंगे। पूरा वो जो वीडियो होने वाले एग्जाम ओरिएंटेड ही कवर करेंगे, सीएपीएफ एसी को ही टारगेट करके पूरा यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जो है रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे को भी रिलीज किए गए हैं। और ध्यान देना, जो बजट है बजट भी आ चुका है। ठीक है, बजट भी आ गए हैं। तो जैसे इकोनॉमिक सर्वे को तो आज कवर कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक या फिर कल, ठीक है, कल जो है पूरा बजट को भी डिस्कस कर लेंगे विथ एग्जाम रिलेवेंट, डेडिकेट होके सीएपीएफ के लिए। ठीक है, तो चलो फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसका पहले बेसिक्स कवर करेंगे, उसके बाद जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको डिस्कस करेंगे। ध्यान देना एक चीज कि जो सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हो, तो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीएपीएफ एसी में। देखो क्वेश्चंस यहाँ से, एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट है तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है यहाँ से बनाए जा सकते हैं। और क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो मोस्टली जो स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसी के जो है डायमेंशंस में पूछे जाएंगे। कि बोल सकते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रहा वो कितना रहे हैं, या फिर बोलेंगे कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रहे हैं वो 4.6 रहे हैं। बताओ ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है। या फिर इन्फ्लेशन कितने रहे हैं, फिजिकल पॉलिसी में डेफिसिट रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे रहे हैं, किस तरीके से एआई का इमरजेंस हुआ है। तो हर एक फील्ड से यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं। सेम इकोनॉमिक का एक तो एक सब्जेक्ट हो गया। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये बोलोगे कि ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना, सीएपीएफ का प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेडिकेट होके करो। अब जो ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में एक सब्जेक्ट आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। अब बताओ ह्यूमन ज्योग्राफी से लिंक कर पाएंगे क्या? बिल्कुल। तो ह्यूमन ज्योग्राफी से भी यहाँ से लिंक करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो एक यहाँ पे कोर पता चल गया, क्रक्स पता चल गया कि किस टाइप के सीएपीएफ में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, कैसे यहाँ पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक सर्वे होता है तो एक्चुअली है क्या? इकोनॉमिक ये जो सर्वे 2025 के रिलीज किए गए हैं, क्योंकि अभी 26 चल रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे में क्या किए जाते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर लेते हैं, जैसे कि अभी 2025 गया है ना, 2026 आए, तो 2025 में क्या इंडिया के द्वारा अचीवमेंट किए गए हैं, इंडिया ने क्या क्या अचीवमेंट किए गए हैं, कौन से सेक्टर में कितना यहाँ पे ग्रोथ हुआ, किस में मिनिमम ग्रोथ हुए, हर एक फील्ड को यहाँ पे ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे बोले जाते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे होता है और जो बजट होते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। कैसे डिफरेंस होता है? जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे पूरा एक साल का ओवरव्यू दिए जाते हैं कि जो जैसे कि 2025 में क्या क्या हुए, कैसा ग्रोथ हुए, वो 2025 का पूरा यहाँ पे डाटा प्रेजेंट किए जाएंगे, तो उसको इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं। लेकिन बजट क्या होता है, हम लोग जैसे कि अभी 2025 का बजट जो है इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किए गए हैं, अब जो है 2026 आ गया। अब 2026 में हम लोग क्या प्लानिंग करेंगे जिसके थ्रू इंडिया को जो है एक नेक्स्ट लेवल तक जा सके, उसको बजट बोलेंगे। मतलब कौन से सेक्टर में कितना मनी अलोकेट करना है, कितना यहाँ पे अलोकेट करेंगे, किस तरीके से डेवलपमेंट होना, एक फ्यूचर प्लान होता है ना, उस फ्यूचर प्लान को यहाँ पे बजट बोले जाते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे प्रीवियस हो गया है ना, तो जो प्रीवियस है सीधा से एक टर्म याद रख लो, जो प्रीवियस है तो प्रीवियस के लिए इकोनॉमिक सर्वे है, और जो आगे का जो सोचेंगे वो उससे बोले जाते हैं बजट बोलते हैं। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक सर्वे क्या क्या चीज़ के बारे में डिफाइन करते हैं अभी बता भी दिया हूँ कि ओवरऑल ट्राजेक्टरी ग्रोथ कैसा रहा है, ये इकोनॉमिक सर्वे से ही पता चलता है। प्लस जो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस कैसे रहे, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया है ना, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया जो कि सेकेंडरी सेक्टर है, फिर जो है थर्ड सेक्टर सर्विस सेक्टर आते हैं। तो इन सब में जो है कितना ग्रोथ हुए हैं, कहाँ पे जो है कोर इशू रह गए हैं, किस तरीके से इसको रिजॉल्व किया जा सकते हैं, तो हर एक चीज़ के एक पूरे यहाँ पे प्लानिंग किए जाते हैं। प्लस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या ट्रेंड रहा है, इंप्लॉयमेंट कैसे जनरेट किए गए हैं इस 2025 में, इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ है, एफडीआई कितने आए हैं ना, एफआईआई कितने आए हैं इंडिया में, ट्रेड किस तरीके से हुए हैं, कैपेक्स कितना रहा है इंडिया का, कितना ग्रोथ देखने को मिला है, प्लस जो मॉनेटरी और फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हुए हैं। देखो इसमें दो टर्म आ रहे हैं है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। जो फिजिकल है, फिजिकल और मॉनेटरी यहाँ पे दो टर्म होते हैं।
फिस्कल मतलब होता है कि जिसे गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। अब गवर्नमेंट के द्वारा कैसे कंट्रोल किए जाएंगे, जैसे कि इंपोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। लेकिन एक टर्म और आता है मॉनेटरी, यहाँ पे लिख लेना है ना, यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ। फिस्कल जो होता है इसे गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, जितना भी रूल्स रेगुलेशन हो गया। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है इसे आरबीआई के द्वारा बनाए जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, तो इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ रहा है तो उसको कैसे रिड्यूस किया जा सके, जो कि अभी एट प्रेजेंट रूल चल रहे हैं 4+-2 के रेस्पेक्ट से, कि जो है या तो 2% हो सकता है इन्फ्लेशन या फिर 6% हो सकते हैं। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन चल रहे हैं। प्लस जो है कैसे इसका जो है रिड्यूस किया जा सके, फाइनेंशियल मार्केट को कैसे यहाँ पे जो है मिनिमाइज करना है। फाइनेंशियल मार्केट को मिनिमाइज करने का मतलब नहीं कि बैंक को यहाँ पे बंद करना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो कैसे रिड्यूस किया जा सके। तो जो मॉनेटरी है इसे आरबीआई के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, और जो फिस्कल पॉलिसी होता है इसे गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म यहाँ पे बार बार आएगा। इमर्जिंग स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे हुआ है इकोनॉमी, क्योंकि अभी जो है प्रीवियस इकोनॉमी कैसे चल रहा था, फॉसिल फ्यूल बेस्ड चल रहे थे, लेकिन अभी क्या किस में शिफ्ट हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी की तरह शिफ्ट हो रहे हैं। प्लस एक पूरा मीडियम आउटलुक टर्म जो है रिफॉर्म प्रायोरिटीज, इस हर चीज के बारे में पूरा इकोनॉमिक सर्वे में ओवरऑल डिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं कि 2025 में कैसे हुआ है ना, क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट किए गए थे। इसे जो है जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, जो इकोनॉमिक डिवीजन है उसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसी के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर किए जाते हैं। और ध्यान रखना एक चीज कि जैसे कि आज जो है 1 फरवरी है, ठीक है, आज तो जो है 2 फरवरी है, लेकिन 1 फरवरी को यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं। तो जैसे कि फरवरी हुआ या फिर जैसे ही बजट को रिलीज किए, तो बजट के एक दिन पहले जो है इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज किए जाते हैं। अब ये सोचोगे कि क्यों रिलीज किए जाते हैं एक दिन पहले, है ना, यहाँ पे जो है इस दिन अगर बजट प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके एक दिन पहले जो है इकोनॉमिक सर्वे को इसलिए प्रिपेयर किए जाते हैं, इसलिए इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ताकि जब बजट बनाओगे तो जो इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा दिए गए हैं उसको कोट कर सको। कोट करने के साथ साथ कहाँ पे हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है, कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की जरूरत है, कहाँ पे जो 2025 में इशू रह गए थे अब उसको सुधारना है, तो कहाँ पे प्रोविजन लाए जाएंगे, बजट में लाए जाएंगे। इसलिए पहले बजट को प्रिपेयर किए जाते हैं, है ना। बजट मतलब जो बजट है, तो बजट को जो है इशू करने से पहले एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज किए जाते हैं। दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इसे रखे जाते हैं। 2 वॉल्यूम में इसे प्रोबेबली जो ट्रेडिशनल जो चल रहे हैं 2 वॉल्यूम में इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, जो 2025 अब इंटर करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बेसिक्स यहाँ पे कवर हो गया है। अब 2025 जो है अभी निकल गए हैं 2025, तो उसमें इंडिया ने क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट किए हैं उसके बारे में। तो 2025-26 का जो सर्वे हुए इकोनॉमिक सर्वे, इसमें जो है बताए गए हैं कि इंडिया जो है पूरा ट्रांजिशंस की तरफ जा रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं 2025-26 का सर्वे। ठीक है, अब अच्छे से सुनो इसको। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ गए ना तो फिर फंस जाओगे, इसलिए अच्छे से इसको समझना है। इंडिया का जो ट्रांजिशन हुआ है ये हाई ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, रिजिलेंट की तरफ जा रहे हैं, और एक डेवलपमेंट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, डेवलप इकोनॉमिक की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि 1947 तक जो है इंडिया का टारगेट है, सॉरी 1947 बोल रहा हूँ, 2047 का जो है इंडिया का टारगेट है कि हमें विकसित भारत बन जाना है ना, डेवलप्ड नेशन यहाँ पे बन जाना है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में यही बताए गए हैं कि जो इंडिया का ट्रांजिशन है वो विकसित भारत की तरफ ही जा रहे हैं। हाई यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है 2025 में, रिजिलेंट फिर डेवलप इकोनॉमी की तरफ इंडिया जो है ट्रांजिशन हो रहे हैं। और जो सेंट्रल थीम रखे गए थे 2025-26 का सर्वे में, वो है पुशिंग दी ग्रोथ फ्रंटियर, है ना, ये जो है सेंट्रल थीम रखे गए थे। क्योंकि अभी देख रहे हो कि यूएसए के द्वारा भी इंडिया में क्या कर रहे हैं, 50% टैरिफ लगा रहे हैं। यूएस का जो है जितना भी यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि यूएस के द्वारा जो है मोस्टली जो है 50+ या फिर 100+ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसे भी वहाँ पे बैकआउट कर लिया है, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है गुरुग्राम में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से भी जो है मेंबर से जो है बाहर आ गए हैं यूएसए। प्लस इंटरनेशनल लेवल में जितना भी जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो सेंट्रल थीम डिफाइन किए गए हैं इंडिया के द्वारा, वो है पुशिंग दी ग्रोथ फ्रंटियर। ये क्रक्स रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का।
तो इसे टोटल यहाँ पे 17 चैप्टर्स में तो डिवाइड किए गए हैं, लेकिन हमें पूरा 17 का 17 चैप्टर्स कवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा 100 प्लस आई थिंक 739 पेजेस हैं आसपास। तो यहाँ पे जो है कुछ क्रक्स हैं, एग्जाम रिलेवेंट हैं, उसी को कवर करते हैं। तो इसमें ये बताए गए हैं कि जो ग्रोथ प्रोजेक्ट किए गए थे, जो रियल जीडीपी प्रोजेक्ट किए गए थे, वो 6.8 प्रोजेक्ट किए गए थे, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट दो, जैसे कि 2027 आएगा तो उसमें 7.2% यहाँ पे प्रोजेक्ट किए गए हैं। 7.2% जो है ना, 7.2% का यहाँ पे ग्रोथ रेट होगा। लेकिन ध्यान देना, इसमें दो टर्म आ रहे हैं, एक टर्म आ रहे हैं रियल जीडीपी और एक टर्म आ रहा है यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी। इन दोनों में डिफरेंस सिंपल सा होता है। रियल जीडीपी मतलब होता है जहां पे इन्फ्लेशन नहीं के बराबर होगा, ठीक है। रियल मतलब रियलिटी में बताएगा कि इंडिया में कितना इन्फ्लेशन है। रियल में अगर देखोगे तो एक बेस ईयर कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि 2011-12 हो गया, ये बेस ईयर कंसीडर किए गए हैं। तो ये बेस ईयर में क्या होगा कि जितना इन्फ्लेशन रहे हैं वो बहुत ही कम रहे हैं, जो इकोनॉमी है पूरा इंस्टेबिलिटी की तरह रहे हैं, पॉलिटिकल पूरा यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी रहे हैं। तो उसको जब कैलकुलेट किए जाते हैं, जैसे कि 2011 बेस को अगर कैलकुलेट करोगे और 2025 को कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आने वाला है, यहाँ पे दोनों सेम आएगा। रियल जीडीपी का सिंपल सा मतलब होता है जिसमें से जो इन्फ्लेशन होता है उसको कैलकुलेट यहाँ पे नहीं किए जाते। लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी होता है ये किसको यहाँ पे कैलकुलेट किए जाएंगे, इन्फ्लेशन को। और ये 2025 में जो इन्फ्लेशन चल रहा है उसी के अनुसार जीडीपी को यहाँ पे कैलकुलेट किए जाते हैं। क्योंकि खुद सोचो कि 2011 में जो इन्फ्लेशन रहे होंगे वो बहुत ही मिनिमम रहे होंगे, स्टेबल इन्फ्लेशन रहे हैं। लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2025 चल रहे हैं और 2025 में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन को भी ऐड कर दिए जाते हैं नॉमिनल जीडीपी में। इसलिए देखे होंगे कि इंडिया का जो रियल जीडीपी होता है, जैसे कि 100 रुपीज़ है रियल जीडीपी, तो जो नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा वो 150 हो जाता है। क्यों 150 होता है, क्योंकि यहाँ पे जो जीडीपी कैलकुलेट किए गए हैं वो पूरा इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट किए गए हैं। देखो यहाँ पे जो नॉमिनल जीडीपी जो 2025-26 का जो प्रोजेक्ट हुए हैं 2025-26 में, वो 357.1 लाख करोड़ का इतना प्रोजेक्ट किए गए हैं जीडीपी में। तो जो ग्रोथ हो रहा है बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि 6.8% से 7.2% में जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो क्या ग्रोथ का ड्राइवर रहे हैं जिसके थ्रू यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट कंजप्शन है जीडीपी का वो कितना है, 61.5% जीडीपी का जो है पूरा प्राइवेट कंजप्शन ही हो रहा है। और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 30% हुए हैं 2025-26 में, इसमें इकोनॉमिक सर्वे में बताए गए हैं। उसी के साथ जो पोटेंशियल जीडीपी है, पोटेंशियल जीडीपी का मतलब होता है कि जैसे कि ये इंडिया है, तो इंडिया में कितना ऐसे रिसोर्सेस हैं जिसके थ्रू इसका मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सके, ठीक है। हालांकि यहाँ पे सपोज करो कि पोटेंशियल जीडीपी यहाँ पे 200 है, लेकिन हम लोग जनरेट कितना कर रहे हैं, 150 कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का पोटेंशियल कितना है, 200 है, तो ये हो जाएगा इसका पोटेंशियल जीडीपी। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर रिफॉर्म इन कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है पुश्ड, जो इंडिया का पोटेंशियल जीडीपी बताया गया है अप्रॉक्सीमेटली 7% हुआ है, 7% है पोटेंशियल जीडीपी इंडिया का। तो यहाँ पे फिगर के फॉर्मेट में भी दिए हुए हैं, तो अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हो कि 2000 फाइनेंशियल ईयर जब 21 में इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, ठीक है, 2022 में हुए होंगे क्योंकि 21 का बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे 21 का डाटा दिया, अच्छा हाँ, यहाँ पे जो नॉमिनल जीडीपी है, रियल जीडीपी पूरा यहाँ पे नीचे की साइड चले गए थे, देख सकते हो ये जो ग्राफ है पूरा ग्राफ शो कर रहे हैं। बाकी जो और अदर यहाँ पे की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि फिस्कल डेवलपमेंट, जो कि यहाँ पे बताए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि जो फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे रिड्यूस हुए हैं। 2026 में जो एस्टिमेट किए गए थे 4.1, जो कि यहाँ पे कितना हो गए, 4.8 हो गए। जब जो है बजट पब्लिश किए गए थे तो बजट में बोले गए थे कि जो इन्फ्लेशन होगा, जो फिस्कल डेफिसिट होंगे वो 4.4% होंगे, लेकिन हुआ कितना है, 4.8% हुआ है 2025 में। तो ये जो है यहाँ पे बताए गए हैं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि हम लोग जो है एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं लेकिन इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे देखो हम लोग एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं, हमारे जो देश का बना हुआ सामान जो है बाहर जा रहे हैं, तो मान लो 100 रुपीज़ का बाहर गए, लेकिन हम लोग अदर कंट्री से भी तो कोई सामान इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, 120 कर रहे हैं।
हम लोग सामान बेच रहे हैं 100 रुपये का, लेकिन सामान ले भी रहे हैं तो सामान कितने में ले रहे हैं, 120 का ले रहे हैं। मतलब इन दोनों में जो गैप हो गया वो 20 रुपीज़ का गैप हो गया, और ये 20 रुपीज़ का जो गैप है इसको फिजिकल डेफिसिट बोले जाते हैं। तो प्रोजेक्ट किए गए थे 4.4% होगा, लेकिन यहाँ पे 4.8% हुआ है। 2025 में जो फिजिकल डेफिसिट रहे हैं वो 4.8% रहे हैं। बाकी जो टैक्स हैं तो टैक्स के बारे में भी यहाँ पे बताए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे में, कि जो डायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी के फॉर्म में होते हैं और डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, तो जो डायरेक्ट टैक्स हैं वो यहाँ पे रोज हुए बढ़े हुए हैं। ठीक है, 2000 अगर 24 हो गया या फिर 21-22 हो गया जहां पे कोरोना काल था, तो उस समय जो टैक्स था वो केवल 41% से, लेकिन जैसे ही 2025 आए कोरोना काल हट गया तो यहाँ पे जो डायरेक्ट टैक्स हैं जैसे कि जीएसटी हो गए, फिर अदर जितना भी डायरेक्ट टैक्स हो गए जो कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, वो 48% हो गए। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट टैक्स बेस है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। ऑन एंड अराउंड यहाँ पे 7% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है डायरेक्ट टैक्स में। फिर उसी के बाद जीएसटी मोमेंटम के बारे में भी बताए गए हैं कि जीएसटी के माध्यम से जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और पर ट्रांजेक्शन में जितना भी जीएसटी लग रहा है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुए हैं, है ना। रोबस्ट यहाँ पे ट्रांजेक्शन मूवमेंट देखने को मिले हैं, और रोबस्ट ट्रांजेक्शन होगा तो जितना ज़्यादा बड़े अमाउंट में ट्रांजेक्शन करोगे उससे ही तो यहाँ पे जीएसटी भी देना पड़ेगा, तो जीएसटी कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, ये बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। उसी के साथ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे 4% बताया गया है पूरे जीडीपी का। 2025 में जो जीडीपी का 4% हुआ है वो कैपिटल में एक्सपेंडिचर किए गए हैं, जिसे कैपेक्स बोले जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जैसे कि हो गया रोड। अब यहाँ पे रोड बना रहे हो तो रोड बनाओगे, हाईवे बनाएंगे, नेशनल हाईवे बनाए हो तो इससे क्या होगा, रिटर्न में मनी आएगा। ठीक है, तो जो रिटर्न में हमें मनी जनरेट करके दिए जाते हैं उसको कैपिटल बोले जाते हैं, और जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि रोड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसको एक्सपेंडिचर बोले जाते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल का ऐसा मीनिंग हो, कैपिटल का मीनिंग यहाँ पे सिंपल सा होता है कि हमें ऐसा कैपिटल जनरेट करना है जहां से हमें रिटर्न में कुछ मिले। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं सैलरी। अब जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको सैलरी दिए जाते हैं, तो सैलरी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। क्यों ऐसा, क्योंकि सैलरी से थोड़ा और कुछ मिलेगा, वो तो नॉर्मली जो इंडिविजुअल है जो वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयड है उसको सैलरी दे रहे हो। लेकिन रोड जो है अगर देखोगे तो रोड जैसे ही बनाए हो तो वहाँ पे जगह जगह टोल लगे होते हैं, तो टोल से यहाँ पे मनी जनरेट हो रहा है, तो उसको बोले जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये भी 4% रहे हैं जीडीपी का, ये बताए गए हैं। बाकी यहाँ पे पूरा लिखे हुए हैं, है ना, टेबल के फॉर्मेट में भी है कि जो फिजिकल डेफिसिट है यहाँ पे 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है और 2025 का ये फाइनेंशियल ईयर है, जो कि 1% से यहाँ पे 4.8% हो गए फिजिकल डेफिसिट बताए हैं। तो जो रेवेन्यू बॉयंसी है ये भी बढ़े हुए हैं, रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा हुआ है। कैपेक्स जो है उसमें कंटिन्यू इम्फेसिस दिए जा रहे हैं। जो फिजिकल ट्रांसपेरेंसी है वो भी इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, जो फिजिकल ट्रांसपेरेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुए हैं। और जो डेफिसिट रिडक्शंस हैं जो क्रिएटिबल पाथ में वो भी कंटिन्यू है, मतलब जो डेफिसिट हो रहे हैं जैसे कि फिजिकल डेफिसिट हो रहे हैं, है ना, एक्सपोर्ट जो है कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसका जो गैप है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट हो गया। फिर प्राइमरी डेफिसिट यहाँ पे बताए गए हैं। क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट, देखो, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट का सिंपल सा मतलब है कि हमें अब पता हो गया है कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट पता हो गया कि एक्सपोर्ट जो है कम कर रहे हैं लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं 100 रुपये का, इंपोर्ट कर रहे हैं 120 रुपये का, तो गैप कितना हो गया 20 रुपीज़, ये हो गया फिजिकल डेफिसिट। लेकिन जो फिजिकल डेफिसिट है 20 रुपीज़ तो यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट हो गया, प्लस यहाँ पे जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे उसको भी ऐड करेंगे, तब ये निकल के आएगा प्राइमरी डेफिसिट। अब ये इंटरेस्ट कहाँ से आ गया, इकोनॉमी में क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट को रन करना है तो गवर्नमेंट को भी रन करने के लिए मनी चाहिए, तो मनी कहाँ से बोरो करते हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक के साथ आईएमएफ हो गया, तो इनसे जब हम लोग लोन लेते हैं तो इसको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, ब्याज तो भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस ब्याज को यहाँ पे इंटरेस्ट बोल रहे हैं, तो इंटरेस्ट भी तो दोगे। तो जब फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे 20 रुपीज़ है, सपोज करो जो है वर्ल्ड बैंक को जिससे हम लोगों ने लोन लिए हैं, इंडिया ने लोन लिए हैं, सपोज उसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 30 रुपया हो गया, तो टोटल यहाँ पे जो है 50 रुपीज़ का क्या हुआ है, प्राइमरी डेफिसिट हुए हैं।
समझ आ गया। और ये सबसे ज़्यादा कैलकुलेट ऐसे ही किए जाते हैं। अगर रियलिटी अगर पता करना है तो प्राइमरी डेफिसिट कितना है कोई भी गवर्नमेंट का, ये देख लो, है ना। तो यहाँ से अच्छे तरीके से वहाँ से फिजिकल डेफिसिट भी पता चल जाता है, और कितना लोन लिए हैं और इसमें कितना इंटरेस्ट देने वाले हैं वो भी यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है मॉनेटरी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में भी बताया गया है कि जो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल रहे हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी जितना भी लगा रहे हैं, अब मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा लगाए जाते हैं, आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो जो इन्फ्लेशन कंट्रोल है वो भी बहुत ज़्यादा रिमेन रहे हैं। जितना भी पॉलिसी लाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली रहे हैं, जो कि रिड्यूस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्थ मिले हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है उसको रिड्यूस किए गए हैं। फिर अगर बैंकिंग हेल्थ के अगर बारे में बात किया जाए तो एसेट जो क्वालिटी होता है, जैसे कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गया, जो कि एक मल्टी डेकेड से बेस्ट ही कर रहे हैं। जितना भी बैंकिंग सेक्टर को देख लो तो बैंकिंग सेक्टर में जो परफॉर्मेंस रहा है वो हर साल जो है परफॉर्मेंस अच्छे ही रहे हैं, अच्छे ही देखने को मिला है। जो ग्रॉस एनपीए हैं, ठीक है, उसी के साथ जो ग्रॉस एनपीए है जो है जीएनपीए है वो भी ड्रॉप हुए हैं 2.2 से। फिर नेट एनएनपीए जो है ये 0.5 आ गया है दिसंबर 2025 में। तो क्रेडिबल ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे ग्रो हुए हैं 11% का। जो एमएसएमई सेक्टर हैं, जो एमएसएमई सेक्टर है, तो एमएसएमई सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है, 11.2% का ग्रोथ हुआ है। उसी के साथ जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि सिंपल टर्म ये समझ लो कि जितना भी इंडिविजुअल है वो कहीं पे भी रहे, लेकिन उसको बैंकिंग का एक्सेस होना चाहिए। अगर बैंकिंग का एक्सेस है तो उसको बोले जाते हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन पूरा हो गया। जैसे कि कोई स्टेट, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, पर्टिकुलर ए स्टेट है, अगर इस ए स्टेट में अगर हर लोगों के पास जितना भी मान लो 100 पीपल रह रहे हैं, तो 100 पीपल के पास अगर बैंक का एक्सेस है तो उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन बोले जाएंगे। वही अभी जो है रिसेंटली नेशनल पेमेंट सिस्टम लाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पे 97.5 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं 2025 में, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहे हैं। तो उसमें यहाँ पे 97.5 लाख सब्सक्राइबर हुए, मतलब एड हुए हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी अच्छा खासा है, 97.5 लाख है। उसी के साथ जो इंश्योरेंस सेक्टर है, तो इंश्योरेंस सेक्टर भी ग्रोथ हुए हैं 2025 में। 11.9 लाख करोड़ का यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे किए गए हैं। तो इंश्योरेंस सेक्टर का भी इतना ही डाटा प्रोजेक्ट किए गए थे। नेक्स्ट अगर जो एक्सटर्नल सेक्टर है, तो एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में अगर डिस्कस करें तो जो एक्सटर्नल सेक्टर में जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व मतलब होता है जैसे कि इंडिया हो गया। अब इंडिया में तो रुपी चलता है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि यूएसए हो गया, तो यूएसए में तो डॉलर चलता है। अगर यूएसए का कोई सामान हमें लेना है तो हम लोग रुपी को थोड़ा ना देंगे, हम लोग किसको देंगे, डॉलर देंगे। तो डॉलर को यहाँ पे क्या बोले गए हैं, कैपेक्स बोले गए हैं। अब कैपेक्स में केवल डॉलर बस नहीं आता, यूरो भी आ गए। मतलब इंटरनेशनल लेवल में जो ट्रेड किए जाते हैं और जिसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज चूज किए जाते हैं उसको यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व बोले गए हैं। तो 2025 में ऑन जनवरी 16 2026 में 701.4 बिलियन यहाँ पे क्या हो गए, फॉरेक्स रिजर्व पहुंच गए हैं इंडिया का। उसी के साथ जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसमें से 0.8% ऑफ जीडीपी देखने को मिला है ना। उसी के साथ यहाँ पे 1.1 जो फाइनेंशियल ईयर रहे हैं उससे यहाँ पे मॉडरेट रहे हैं, है ना, क्योंकि 0.8% से 1.3% की तरफ जा रहे हैं। एफडीआई हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गए, डिजिटल इन्वेस्टमेंट हो गए, इसका भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टमेंट हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 114 बिलियन 114 बिलियन का अट्रैक्ट किए गए हैं इंडिया के द्वारा वर्ल्ड को, ये बताए गए हैं। ट्रेड का एग्रीमेंट भी हुआ है, जैसे कि 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए गए हैं लास्ट 5 ईयर में। क्योंकि अगर एग्रीमेंट हो रहे हैं तो इससे जितना भी टैरिफ लग रहे हैं वो कम हो जाएगा, प्लस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जितना भी ड्यूटीज लगते हैं उसको कम किए जा सकते हैं। तो लास्ट 5 ईयर में जो है टोटल 8 एग्रीमेंट किए गए हैं। और अभी जो है रिपब्लिक डे में जो यूरोपियन यूनियन है, तो यूरोपियन यूनियन फिर यूरोपियन काउंसिल के जो हेड है, प्रेसिडेंट हैं, वो लोग भी इंडिया में आए थे, है ना, एज अ चीफ गेस्ट। तो वहाँ पे भी जो है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। और ये जो एग्रीमेंट है जैसे कि ईयू हो गया, यूके हो गया, पेरू हो गया, इसमें भी ऑन गोइंग है, चल रहे हैं। तो कहाँ कहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये भी बताए गए हैं कि इंडिया मॉरिशस 2021 में, इंडिया यूएई 2022 में किए गए थे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2022 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एग्रीमेंट कंडक्ट हुए हैं
टोटल 8 एग्रीमेंट कंडक्ट हुए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। बाकी इन्फ्लेशंस के बारे में अगर देखा जाए, क्योंकि इन्फ्लेशंस के बारे में बताया गया है इस इकोनॉमिक सर्वे में, तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशंस का मतलब होता है कि ओवरऑल इन्फ्लेशंस, जैसे कि इंडिया है तो इंडिया का जो ओवरऑल इन्फ्लेशन रहे हैं वो 1.7% रहे हैं, एवरेज 1.7% ड्यूरिंग अप्रैल दिसंबर में 2025 में बताए हैं। फिर जो फूड इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन यहाँ पे जैसे कि जो वेजिटेबल्स का प्राइस हो गया प्लस जो है पल्सेस का प्राइस हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिला है, माइनस में चले गए हैं 2.71% इन दिसंबर 2025। और जो कोर इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा ओलाटाइल यहाँ पे प्राइजेस होते हैं ना, जैसे कि सब्जी हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। अब ये वेजिटेबल्स ऐसे हैं कि अगर देखोगे तो सुबह को जो है प्राइस कुछ और रहेगा, शाम को प्राइस और कुछ हो जाते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस वाले थिंग्स होते हैं, सामान होते हैं, उसको यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन में रखे गए हैं। और ये कोर इन्फ्लेशन में पूरा एज अ इंडिया या फिर पूरा हर एक सामान को कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं, ध्यान रखना। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, यहाँ पे मान लो 5 टाइप के सामान है, तो पूरे इस 5 टाइप के सामान को यहाँ पे नहीं रखे जाएंगे। कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि कुछ पार्टिकुलर सामान को ही यहाँ पे रख के उसका इन्फ्लेशन डिफाइन किए जाते हैं, और ऐसे जो पार्टिकुलर आइटम्स हैं उसको रखे जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओलाटाइल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4.6% रहे हैं, रिमेन यहाँ पे स्टीडी है ना, जैसे कि प्रीवियस जो मेटल प्राइजेस हैं उसको भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस हुए हैं, तो ये बताए गए हैं इस इकोनॉमिक सर्वे में। बाकी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस जो तीनों सेक्टर हैं, अगर तीनों सेक्टर का अगर बात करें तो जो एग्रीकल्चर है पूरा डाइवर्सिफाई हो रहा है, इनकम डाइवर्सिफाई हो रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो लोग पहले जितना ज़्यादा इंगेज थे अब उतना ज़्यादा यहाँ पे इंगेज नहीं हो रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रॉस वैल्यू एडिट हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिट यहाँ पे एवरेज रहे हैं, 4.7% का ग्रोथ ही देखने को मिला है 2025 में। तो ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, तो कहाँ से ग्रोथ हुआ है, तो लाइव स्टॉक जो है ये 6.1% का ग्रोथ हुए हैं। फिशरी या फिर जो एक्वा कल्चर है, एक्वा कल्चर मतलब जो वाटर में जितना भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो उसका जो ग्रोथ हुआ है वो 7.2% का ग्रोथ हुआ है, जो कि ये पूरा लीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। सीधी सी बात है कि लाइव स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्लस उसी के साथ जो फिशरी एक्वा कल्चर सेक्टर है यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो सीधी सी बात यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा। पहले जो एग्रीकल्चर करते थे तो केवल राइस यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर से जितना भी अदर फील्ड है जैसे कि लाइव स्टॉक हो गया, फिशरी हो गया, एक्वा कल्चर हो गया, इन सब चीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है, प्लस ये डाइवर्सिफाई हो रहे हैं। उसी के साथ जो इंडस्ट्री है, तो ये इंडस्ट्री सेक्टर पूरा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ गए हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में अगर देखोगे तो जितना भी हाई टेक एक्टिविटी है, ठीक है, उसमें 46.3% का जो टोटल वैल्यू या फिर टोटल मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं वो इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पे वही बोले गए हैं कि हाई टेक एक्टिविटी नाउ अकाउंट फॉर 46.3% ऑफ इंडिया टोटल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड। इलेक्ट्रॉनिक में यहाँ पे 3 फोल्ड इंक्रीज देखने को मिला है, प्लस जो इनोवेशन सेक्टर है तो इंडिया यहाँ पे 4th ट्रेडमार्क बन गए हैं, और एज अगर इंटरनेशनल लेवल में अगर बात करेंगे तो 6th प्लेस यहाँ पे रखता है इंडिया। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा इनोवेशन बूस्ट हुए हैं 2025 में, इसमें डिफाइन किए गए हैं, क्योंकि हर एक फील्ड को देख लो। जैसे कि अगर जो DIPT है, मतलब ये जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है, तो रेपिड ग्रोथ देखने को मिला है स्टार्टअप में। ये बताए गए हैं कि 2023 में देख लो तो 1.6 है, फिर 1.7 हुए हैं, अब 1.97 है। तो ये जो स्टार्टअप है कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रो हुए हैं। ट्रेडमार्क जो रजिस्टर यहाँ पे किए गए हैं वो भी ग्रो हुए हैं 1.5 टाइम्स से। ठीक है, तो इस तरीके से पहले नीचे जा रहे थे, है ना, उसके बाद फ्लक्चुएट होकर ये पूरा यहाँ पे हाई ही देखने को मिला है। प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पेसेस हैं जैसे कि नेशनल हाईवे हो गए, तो 60% नेशनल हाईवे यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, जो कि यहाँ पे 1,46,572 किलोमीटर का पूरा यहाँ पे नेशनल हाईवे बन चुके हैं, है ना, पूरा इंडिया में। फिर जो रेलवे हो गया, तो रेलवे का जो 5,364 जो किलोमीटर पर ईयर है, इसके हिसाब से जो है ग्रो हुए हैं, कब, 2014 और 24 तक, 2014 से 24 तक। लेकिन ये जो है केवल, और 2004 से अगर 14 का अगर डिफाइन किया जाए तो पहले कितना थे, 1400, मतलब ऑन एन एवरेज 1500 किलोमीटर हर ईयर यहाँ पे डेवलप किए जाते थे। लेकिन 2014 से 24 में जो है पूरा 5,364 किलोमीटर यहाँ पे पर ईयर के हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है।
उसी के साथ जो डिजिटल एक्सेस है तो 99.56 करोड़ यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शंस हो चुके हैं, 2025 में इंटरनेट कनेक्शंस हुए हैं। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पेज भी बताया गया है इस इकोनॉमिक सर्वे में। अब ये जो इतना भी इकोनॉमिक सर्वे, इसको एज अ डाटा की तरह जब पेपर 2 में आंसर राइट करोगे तो पेपर 2 में इजी इसको जो है कवर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना लेटेस्ट डाटा प्लस फैक्चुअल के साथ प्लस डाटा के साथ यहाँ पे कवर करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे मार्क्स मिलने के चांस ज़्यादा ही रहते हैं। बाकी सर्विस सेक्टर का अगर बात करें तो सर्विस सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि 50.6% यहाँ पे सर्विस सेक्टर यहाँ पे रोज हो गए हैं 50.6% तक, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट, या इंडिया जो है पूरा ग्लोबल हब बन रहा है, क्योंकि ये जो है थर्ड लार्जेस्ट यहाँ पे टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम स्टार्टअप सिस्टम पूरा यहाँ पे डेवलप हो गए हैं, 2025 में डेवलप किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कनेक्टिव और एनर्जी है, जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि 60% इंक्रीज हुआ है, जैसे नेशनल हाईवे अभी डिस्कस किए हैं, फिर उसी के साथ हाई स्पीड कॉरिडोर यहाँ पे बनाए गए हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में 81% यहाँ पे रूरल हाउस होल्ड जो कि टैप वाटर कनेक्शंस दिए गए हैं जल जीवन मिशन के थ्रू। क्लीन एनर्जी जैसे कि नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन हो गया, जो कि 20,000 करोड़ यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं, जो कि यहाँ पे 100 गीगावाट जो कैपेसिटी है उसको जनरेट किया जा सके बाय 2047। सेम रेस्पेक्ट में जैसे कनेक्टिव और एनर्जी के फील्ड में बात किए गए हैं, तो जो एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, उसमें भी प्रोग्रेस देखने को मिला है एज ऑन 2025। जो हेल्थ रेट है, जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टिलिटी मतलब होता है कि 1000 में कितना जो इन्फेंट है, जो शिशु है उसका डेथ हो रहा है, तो वो भी यहाँ पे ड्रॉप हुए हैं, ड्रॉप बाय 37% इन पास्ट डेकेड। जैसे कि आयुष्मान भारत कार्ड हो गया जो कि 42.78 करोड़ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे कि 2020 का भी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए गए थे, तो यहाँ पे जो स्कूल का इनरोलमेंट है जो कि 1 से 5 ग्रेड तक 90.9% से यहाँ पे हो गए हैं, और हायर एजुकेशन भी इंक्रीज हुए हैं 29.5% के हिसाब से। सेम जो एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग का अगर बात करें तो जो लेबर डायमिक्स हैं, इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी डिक्लाइन हुआ है, मतलब अब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिल रहे हैं ये बता रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है ये पूरा डिक्लाइन हुए हैं 4.8% से। ठीक है, प्लस जो फीमेल पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे बढ़े हैं, जैसे कि यहाँ पे 2017-18 में 23% रहे, अप्रॉक्स 23% रहे, लेकिन 2023-24 में ये 41% हो गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ग्रोथ हुआ है इंडिया का 2025 में। प्लस जो फॉर्मलाइजेशन है जो कि जो लेबर कोड जो है इसे इम्प्लीमेंट किए गए थे 2021 में, तो यहाँ पे 77 लाख जो जॉब्स हैं इसको क्रिएट किए जा सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड है, क्रिएट नहीं किए गए हैं, वो एक्सपेक्टेड है, ये बताए गए हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक और न्यू एजेस यहाँ पे ऐड किए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे में, वो है एआई और एम्प्लॉयमेंट। तो एआई इकोसिस्टम जो है यहाँ पे इंडिया इज बैलेंसिंग ट्रेड ऑफ बिटवीन सॉवरेन एआई वेस एप्लीकेशन, जो कि डाटा स्ट्रेटेजिक हैं, फ्रेमवर्क हैं, जो डाटा को इंडिया में ही स्टोर किया जा सके, डोमेस्टिक वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, तो इन सब चीज़ के बारे में भी बताए गए हैं। ठीक है, क्लाइमेट एक्शंस में भी काम किए गए हैं। क्लाइमेट एक्शन में जैसे कि रिसोर्स का जो इंटेंसिटी है, जैसे कि सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, है ना, जो सोलर ट्रांजिशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उसको यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। प्लस जो 20,000 करोड़ अलॉकेट किए गए हैं 2025-26 में, जिससे 2027 तक जो है 2047 तक 100 गीगावाट एनर्जी जनरेट किया जा सके, ये न्यूक्लियर मिशंस के थ्रू किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर हो गया जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं कितना कितना जो टन है उसको रिक्वायरमेंट होगा पर गीगावाट अगर कैपेसिटी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है कवर किए हैं पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको कवर किए हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को कवर किए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड ही कवर किए हैं। अब थोड़ा सा काम करते हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे है और जो बजट है इसमें जो है डिफरेंस क्या होता है इसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा स्टैटिक पोर्शन है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ये डॉक्यूमेंट होता है, ये एक्सेस करते हैं, ध्यान देना, ये एक एक्सेस करते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन जो बजट होते हैं ये अलोकेट किए जाते हैं कि अगले जो नेक्स्ट साल आएगा उसमें हम लोग किस तरीके से रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो है उसको यूटिलाइज करेंगे। इसका जो पर्पस होता है ये परफॉर्मेंस को ही
जो है डिफाइन किए जाते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा रहा है। लेकिन जो यूनियन बजट होता है ये रिसोर्स को अलोकेट करने का काम, टैक्स को अलोकेट करने का काम किए जाते हैं। फिर जो है जो इकोनॉमिक सर्वे है पूरा इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये जो है सेक्टर वाइज यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में परफॉर्मेंस बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उस सेक्टर वाइज में जो कितना मनी अलोकेट करना है यूनियन बजट में ये बताए जाते हैं। ठीक है, एक दिन जो जैसे बजट प्रिपेयर करेंगे तो उससे एक दिन पहले प्रिपेयर किए जाते हैं, है ना, पार्लियामेंट में प्रस्तुत किए जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखना जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ये नॉन बाइंडिंग है, एडवाइजरी इन नेचर होते हैं। लेकिन जो यूनियन बजट होते हैं ये बाइंडिंग है, फाइनेंशियल है, क्योंकि फाइनेंशियल का यहाँ पे डिवॉल्यूशन होता है, हर एक सेक्टर को इतना अमाउंट में यहाँ पे फाइनेंशियल दिए जाते हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे है इसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस के अंदर होते हैं उसके द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। लेकिन जो यूनियन बजट है इसे फाइनेंस मिनिस्टर विथ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस सपोर्ट के द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट को यहाँ पे टेबल रखे जाते हैं पार्लियामेंट में। बाकी जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें इकोनॉमिक ट्रेंड के बारे में पता चलता है कि कैसे जो है पर्टिकुलर ईयर में इकोनॉमिक परफॉर्म किए हैं, इंडिया एज ए इकोनॉमिक परफॉर्म किए हैं, कितना ग्रोथ हुआ है, क्या क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से फ्यूचर को एज अ उस चैलेंजेस को यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सके। लेकिन जो यूनियन बजट होते हैं ये प्लानिंग किए जाते हैं कि जैसे कि अभी 2026 है तो 2027 में इस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, फिजिकल का मैनेजमेंट जो है इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो है प्लानिंग किए जाते हैं वो यूनियन बजट में प्लानिंग किए जाते हैं। इससे जो है दोनों को एनुअली ही प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है नॉर्मली यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये तो रहा फाइनली पूरा इकोनॉमिक सर्वे 2025 का।